नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, जो कि हम लोग एम लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने आपको कंपनी रूल, क्राउन रूल और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट जो था वो, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक, इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और ये जो पूरा हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ये हम लोगों ने हिस्ट्री को बेस लेते हुए किया था, ताकि आप लोग को जल्दी से जल्दी याद हो जाए। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ना अगला टॉपिक, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया जा रहा था, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व थे, इन सब के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज का लेक्चर हमारा होने वाला है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहते हैं जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था वो बनना क्यों शुरू हुआ। कैबिनेट मिशन जो आया था ना, उसने नींव रख दी थी कि आपको एक इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है और क्या कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ढांचा तैयार करना है। ठीक है, और उसी समय क्लेमेंट एटली ने बोल दिया था कि हम लोग जल्दी से जल्दी इंडिया को छोड़ेंगे, क्योंकि परिस्थिति उनके हाथ से निकलती चली जा रही थी। ओके, तो ये सब चीज़ था। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 2 एम लक्ष्मीकांत बुक से। ओके, अच्छा, इसको डिस्कस करने पहले एक ज़रूरी सी सूचना आपसे साझा करना है। देखिए, स्टडी ग्लोव्स लाए हैं आप लोग के लिए, बहुत सारे कोर्सेज लाया है। यूपीएससी के कोर्सेज हैं जो कि चल रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। एनसीईआरटी के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, एसएससी के मिल जाएंगे, हेल्थ से रिलेटेड मिल जाएंगे और टाइम मैनेजमेंट के मिल जाएंगे। इवन मेमोरी जो ट्रेनिंग होती है ना, आप कैसे कहते हैं याद कर सकते हैं, इन सब की बहुत अच्छी क्लासेज है स्टडी ग्लोव्स के पास। और बैंकिंग जॉब्स के लिए बहुत सारी बैंकिंग जॉब्स आ रही हैं, उनके लिए आपके क्या कहते हैं इसमें मटेरियल मिल जाएंगे। यूजीसी नेट के भी मिल जाएंगे और पर्सनालिटी ग्रोथ के भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस आपको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में एक लिंक दे दूंगा मैं, जो क्या कहते हैं ऐप का होगा स्टडी ग्लोव्स के। उस ऐप पे जाके आप क्या कहते हैं कोर्सेज को देखिए और उनको आप परचेज़ कीजिए। और आपको क्या कहते हैं पूरे पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूज़ करना है अनुराग कोड, और आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। इवन आप अगर 2500 रुपये से ज़्यादा का कोर्स खरीदते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और 2500 से कम खरीदते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पास कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो परचेज़ कीजिए इनके कोर्स को, अच्छे कोर्स हैं। चलिए आज का लेक्चर बढ़ाते हैं, आगे शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब मिल रही थी तब डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इवन देखिए यहाँ पे साइन भी हो रहा है, सब लोग साइन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। महात्मा गांधी हैं, ठीक, और भी लोग हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जवाहरलाल नेहरू आपको दिख रहे होंगे। ठीक, उसके बाद आइए अब शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो देखते हैं कि डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, 1934 की बात है जब MN रॉय ने प्रपोज किया था आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक होनी चाहिए जिसमें क्या कहते हैं सभी इंडियंस रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और आपको मैंने बताया था 1934 के बाद 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसमें क्या कहते हैं एक गवर्नमेंट बनाई गई थी जो कि इंडियंस जिसमें क्या कहते थे ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी थी इसमें। और इवन ये भी था कि एक तरह से क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जा रही थी, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में था। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में था मेन कंट्रोल। लेकिन इंडिया में एक पेरीफेरी के अंदर ये लोग ऑटोनोमस तरीके से काम कर रहे थे। ठीक, तो 1934 में बोला जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए, MN रॉय द्वारा प्रपोज किया गया। और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फाइनली ऑफिशियली डिमांड कर ही लिया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। 1934 में जब अगस्त ऑफर आया, तो 1940 में जब अगस्त ऑफर आया, देखिए ACWS इस तरह से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। अगस्त ऑफर, क्रिप्स प्रपोजल, वेवल प्लान और आपका ये क्या कहते हैं साइमन कमीशन, ये सीक्वेंस है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रहेगा कि अगस्त ऑफर पहले आया था, फिर क्रिप्स प्रपोजल आया था, फिर वेवल प्लान आया था, फिर आपका साइमन कमीशन आया था। ओके, तो 1940 में अगस्त ऑफर आया जिसमें ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया दिस अगस्त ऑफर। आफ्टर द वॉर रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी वुड बी सेटअप टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। इसमें ये बोला गया ना कि जब ये उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2,
तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होगा कि एक क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी बनाई जाएगी जो फ्रेम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिया, ठीक है। अब ये तो बहुत ही ख़राब बात थी, क्योंकि देखिए उस समय इंडियंस जो कह रहे थे हम लोग को पूरी तरह से पूर्ण स्वराज्य चाहिए, उनको मतलब कि पूरी तरह से आज़ादी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने तो बोला कि आफ्टर द वॉर ऐसा होना चाहिए। इवन इसके बाद जब क्रिप्स प्रपोजल आया था ना, कि क्रिप्स मिशन जब आया था, तो उसमें भी ये बोला गया कि जो आफ्टर द वॉर आपको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, जिसके बदले में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू बी फॉर्म विद अ मेंबर ऑफ इलेक्टेड प्रोविंशियल असेंबलीज एंड नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट। मतलब इसमें ये बोल दिया गया ना कि जो क्या कहते हैं प्रोविंशियल असेंबलीज होंगी, उसमें से जो इलेक्टेड क्या कहते हैं कैंडिडेट्स होंगे, मेंबर्स होंगे, वो प्लस क्या कहते हैं जो नॉमिनेटेड प्रिंसली स्टेट से मेंबर्स होंगे, वो मिलके एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। क्रिप्स मिशन के थ्रू ये बोला गया। लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन आया, उसने बोला कि इलेक्शन वर जो होंगे हेल्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। इलेक्शन वर हेल्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। इसमें ये बोला गया ना कि देखिए जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो क्या कहते हैं कैंडिडेट आएंगे ना, जो मेंबर आएंगे, उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन। वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे पूरे इंडिया में, ठीक है, लेकिन वो क्या कहते हैं आएंगे इनडायरेक्टली रिलेटेड PRSTV मोड पे, ठीक है, ठीक, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, ठीक, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा था। तो इस तरह से ये प्रोसेस चल रहा था, डिमांड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस तरह से आगे होने लगी। अब आते हैं आपके कॉम्पोजिशन, हम बात करते हैं। देखिए 1946 के बाद ये सब तो हो गया, अब क्या हुआ कि कॉम्पोजिशन क्या होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946, ठीक है, नवंबर 1946 में बनाई गई, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला था ना कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे और क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं बॉडी बनाएंगे जो क्या कहते हैं फॉर्मेशन करेगी कॉन्स्टिट्यूशन का, दो इनका काम था। तो कैबिनेट मिशन मतलब प्लान के अंदर फॉर्मुलेटेड किया गया कॉन्स्टिट्यूट, मतलब कि नवंबर 46 के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई, ओके। इस स्कीम का जो फीचर था वो क्या था, ये देख लेते हैं। देखिए टोटल जो स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 389 थी, जिसमें से 296 सीट्स थी वो ब्रिटिश इंडिया के लिए अलॉटेड थी और 93 सीट जो थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए अलॉटेड थी, ठीक है, इसमें ये बोला गया। और आउट ऑफ 296 जो थे, आउट ऑफ 296 वो क्या कहते हैं, आउट ऑफ 296 अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया, 292 मेंबर जो थे, मतलब जिसमें से 292 मेंबर जो थे वो ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर प्रोविंसेस, जो उस समय 11 क्या कहते हैं रियासतें थी ना, रियासतें नहीं सॉरी, जो प्रोविंसेस थे 11, वहाँ से क्या कहते हैं ड्रॉन किए जाएंगे 292 मेंबर्स, 292 मेंबर्स। और जो चार बच रहे थे वो क्या कहते हैं आपके चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से लिए जाएंगे, जिसमें दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान था, और 1 फ्रॉम ईच, एक सब में से लिए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आप याद रखिए कि यहाँ बोला जा रहा है कि 296 थे, 296 में 292 जो थे वो 11 प्रोविंसेस से लिए जा रहे थे, और बाकी जो चार थे वो कहाँ से लिए जा रहे थे, वो लिए जा रहे थे आपके जो चीफ कहते हैं कमिश्नर प्रोविंस था वहाँ से लिए जा रहे थे, ठीक। ये सब मैंने पढ़ा रखा है लास्ट लेक्चर में, आप एक बार इसको रिवाइज करेंगे। जहाँ पे मैंने बात की थी बाई कैमरल लेजिस्लेचर की, वहाँ मैंने बताया था 11 में से 6 क्या कहते हैं जगह पे लेजिस्लेशन शुरू हो गया था बाई कैमरल, जिसमें बॉम्बे ये सब जो था प्रोविंसेस थे, उसमें मैंने बात किया था, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ। देखिए अब ईच प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट जो कि छोटे छोटे हुआ करते थे, अलॉटेड सीट्स इन प्रपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, जितनी उनकी पॉपुलेशन थी उनके रिस्पेक्ट में उनको कहते हैं सीट का अलॉटमेंट हो रहा था। रफली क्या हो रहा था ना कि एक सीट जो अलॉट हो रही थी एवरी मिलियन पॉपुलेशन, मतलब हर 10 लाख में एक सीट कहते हैं अलॉट की जा रही हो रही थी, देखा जाए तो रफली बोला जाए, ठीक है। सीट एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वर टू बी डिसाइडेड अमंग द 3 म्यूनसिपल कम्युनिटीज़, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जनरल में कौन थे, सिख और मुस्लिम को छोड़ के जितने भी थे वो जनरल में आ जाते थे। तो सीट इस तरह से एलोकेट की गई थी ब्रिटिश प्रोविंसेस में। और किस बेसिस पे की गई थी, उनके प्रपोर्शन, पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में भी होना चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ें देखी गई,
ब्रिटिश प्रोविंसेस में मुस्लिम, सिख और जनरल में सीट क्या कहते हैं डिवाइड हुई। और लेकिन उनके प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन के बेसिस पे ये किया गया कि मतलब मान लीजिए कहीं पर मेजॉरिटी हिंदूज़ की ज़्यादा है तो उनके प्रपोर्शन के बेसिस पे उनको सीट अलॉट होगी, कहीं मुस्लिम्स की है उनके प्रपोर्शन पे होगी, तो इस तरह से सीट अलॉट हो रही थी। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी, जो हर कम्युनिटी मतलब मुस्लिम, सिख और जनरल के, वर टू बी इलेक्टेड बाई मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के मेंबर के द्वारा कहते हैं इलेक्ट के मतलब कि इलेक्ट होंगे इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। एंड वोटिंग वॉज टू बी मेड बाई मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मैंने आपको रिसेंटली बताया कि क्या हो रहा था कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से वो क्या कहते हैं इलेक्टेड मेंबर जो है उसको क्या कहते हैं चुनेगा, मतलब जो इलेक्टेड मेंबर रहेगा उसको कम्युनिटी के बेसिस पे, कम्युनिटी जो रहेगी ईच कम्युनिटी उस इलेक्टेड मेंबर को चुनेगी किस बेसिस पे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, PRSTV, जो आज आप क्या कहते हैं देखते हैं ना प्रेसिडेंट के केस में, और देखते हैं कि नहीं, उसी तरह से द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट। देखिए नॉमिनेशन होता था प्रिंसली स्टेट से, जो प्रिंसली स्टेट में हेड होता था, मतलब वहाँ मान लीजिए राजा होगा कुछ जो भी बना देते थे, उसके वो नॉमिनेट करेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रिंसली स्टेट में, याद रखिए। ठीक, तो आपको क्या मैंने बताया यहाँ पर समझ में तो आ गया होगा, सब मैंने बताया। एक बार आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा इसको, मतलब कि रिवाइंड करके। मतलब क्या मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई नवंबर 1946 को एज़ पर द कैबिनेट मिशन प्लान। 389 लोग क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्ट्रेंथ थी, जिसमें से 296 जो सीट थी, 296 सीट ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई और 93 सीट जो है प्रिंसली स्टेट को की गई। 296 में से जो ब्रिटिश इंडिया में थे उसमें 292 जो थे वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस से थे, 4 जो थे वो आपके कहते हैं चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे, जो कि दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान की बात हो रही थी, जिसमें 1 और हर में से एक आते थे, ऐसे करके देखिए, है ना। ईच प्रोविंसेस एंड प्रिंस स्टेट जो थे उनको क्या कहते हैं सीट जो थी प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, लगभग 1 लाख में 1 सीट क्या कहते हैं होती थी। ठीक है, ठीक। ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वर इज डिसाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जनरल में वही आते थे जो जितने भी जो मुस्लिम और सिख ना हों, ठीक, और प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन के बेसिस पे उनका चयन होता था, किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाई मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मतलब कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या कहते हैं जो होगा, जो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट होना चाहता है उसके कम्युनिटी वाले उसको वोट करेंगे, किस बेसिस पे, PRSTV मोड पे करेंगे। और प्रिंसली स्टेट क्या कहते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेशन के थ्रू भेजेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये क्लियर हो गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना वो पार्शियली इलेक्टेड है, पार्शियली नॉमिनेटेड है। कैसे, देखिए इलेक्टेड इस बेसिस पे थी कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था वहाँ से वो इलेक्ट होके जा रहे थे PRSTV मोड पे। ठीक है, लेकिन जो आपका नॉमिनेटेड बॉडी इस वजह से थी क्योंकि प्रिंसली स्टेट जो थे वो नॉमिनेशन के थ्रू भेज रहे थे। ठीक, प्रिंसली स्टेट जो थे वो नॉमिनेशन के थ्रू भेज रहे थे। अच्छा, मोर ओवर द मेंबर वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हु देमसेल्फ वर इलेक्टेड ऑन ए लिमिटेड फ्रेंचाइजीज। लिमिटेड फ्रेंचाइजीज पे क्या कहते हैं इलेक्ट होते थे वो सॉरी। अच्छा, फिर क्या हुआ कि द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ना 296 सीट के लिए, वो क्या कहते हैं होता है, कब होता है, जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में क्या कहते हैं इलेक्शन होता है। और इसमें जो है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना वो 208 सीट से जीत जाती है, 208 सीट पाती है, और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिलते हैं। और जो कुछ स्मॉल पार्टीज़ बनी होती हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप होते हैं, उनको 15 सीट मिले होते हैं। जबकि जो 93 सीट जो नॉमिनेटेड किया जाता है प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, और वो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से स्टे अवे रहते हैं, मतलब कि अभी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाना ही नहीं चाहते थे। तो 93 सीट वैसे की वैसे रह जाती है। ठीक है, ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्टली तो इलेक्टेड थी नहीं, पीपल के द्वारा इनडायरेक्टली जा रही थी क्योंकि PRSTV मोड मैंने आपको बताया था। लेकिन जो बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी थी इंडिया
द असेंबली कंप्राइज पूरी तरह से कंप्राइज थी, जैसे इंडियन सोसाइटी की हिंदूज़ भी थे उसमें, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, पारसीज भी थे, एंग्लो इंडियंस भी हुआ करते थे, इंडियंस क्रिश्चियंस भी हुआ करते थे, एससीज भी थे, एसटीज भी थे, इंक्लूडिंग वुमेन ऑफ ऑल दिस सेक्शन सब प्रेजेंट थे। मतलब कहने का ये था कि उस समय अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज़ का यूज़ नहीं हो रहा था, ठीक है, बेसिक एडल्ट फ्रेंचाइजीज़ का यूज़ नहीं हो रहा था कि सब लोग आगे इलेक्टेड कर दें गवर्नमेंट को, इनडायरेक्टली जा रहे थे, लेकिन तब भी उसमें सारे लोगों की प्रेजेंस थी, ठीक है। असेंबली इंक्लूडेड ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया एट दैट टाइम विद द एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी, ठीक। मतलब उस समय के सारे लोग क्या कहते हैं, बड़े बड़े लोग उस समय के उस क्या कहते हैं असेंबली में मौजूद थे, लेकिन कौन नहीं था, कौन नहीं था, महात्मा गांधी थे नहीं थे, और मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे उस समय, ठीक है। ये था आपका कहते हैं कैसे, अभी हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कैसे चल रहा था। देखिए फर्स्ट मीटिंग जो होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो अब बन गई, ठीक है, अब जब बन के तैयार हो गई तो उसकी पहली मीटिंग होगी। तो पहली मीटिंग होती है जुलाई अगस्त में, चुनाव हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, दिसंबर 9 1946 को पहली मीटिंग होती है, और मुस्लिम लीग इसको बायकॉट कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि उस सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा था ना, तो इसलिए वो बायकॉट कर देता है। तो कितने मेंबर होते? देखिए 73 सीट तो मुस्लिम लीग जीती थी, और कांग्रेस ने कितनी सीट जीती थी? 208, ठीक, 208, और 15 और किसी और के पास थी। तो कितने लोग क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करते हैं? 211 लोग पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उस समय, सच्चिदानंद सिन्हा ओल्डेस्ट मेंबर थे और वॉज इलेक्टेड एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, ठीक है, असेंबली के वो टेम्पररी प्रेसिडेंट बनते हैं। कौन बनता है? पहले याद रखिएगा, ओल्डेस्ट मेंबर थे सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो आपके कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर बाद में क्या होता है, दिसंबर 11 मतलब 2 दिन बाद ही 1946 में, 2 दिन बाद दिसंबर में 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच सी मुखर्जी वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं असेंबली के द्वारा। और जो BN राव थे, BN राव, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के रूप में असेंबली का चुन लिया जाता है, ठीक है। ये वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुरू हो चुकी है। अब क्या होता है कि इसी बीच जवाहरलाल नेहरू जो है ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करवाते हैं, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ना प्रीएम्बल का बेस बनेगा, याद रखिए, प्रीएम्बल का, और ये प्रीएम्बल जो है USA से लिया गया है, ठीक है, ये जो टर्म है। देखिए क्या होता है, दिसंबर 13 अब देखिए 9 तारीख को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहली मीटिंग हुई। 11 तारीख को आपके क्या कहते हैं कौन बना दिए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और SC मुखर्जी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए। अब क्या है, 13 दिसंबर की बात है 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द असेंबली, लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, जिसने ये कहते हैं इस्टेब्लिश किया फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बनाएगा। अच्छा, दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड solemnly resolve to proclaim India as an independent sovereign republic and draw up her future governance a constitution। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये फर्म किया, ये डिक्लेयर किया, इट्स फर्म डिक्लेयर किया कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया है ना सोवरेन रिपब्लिक रहेगा, एंड ड्रॉ मतलब कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इसी बेसिस पे बनेगा, ठीक है। अच्छा, द टेरिटरीज एंड दैट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में है, द टेरिटरीज दैट नाउ फॉर्म द इंडियन स्टेट, जो इंडियन स्टेट बनाएगी मतलब बना रही हैं, एंड सच अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज आर आउटसाइड इंडिया एंड द स्टेट्स एज वेल अदर टेरिटरीज एज आर विलिंग टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ देम। मतलब ये बोला गया यहाँ पर कि जितनी भी टेरिटरी हैं अभी भी, ये सब एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर में आएगी, यूनियन के फॉर्म में होंगी। जैसे क्या होता है ना कि बोला जाता है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक, ना कि फेडरल, मतलब कि क्वासी फेडरल बोला जाता है। यूनियन ऑफ स्टेट से बोला जाता है कि पहले से एक देश मौजूद था, ठीक है,
जिसके अंदर बहुत सारी रियासतें, बहुत सारे प्रोविंसेस थे, उनको क्या कहते हैं, बस एक कहते हैं मिला लेना था, इस देश के साथ जोड़ लेना था। लेकिन अगर यूएस के केस में देखा जाए तो क्या हुआ था कि यूएस में यूनाइटेड बोला जाता है ना, यूनाइटेड का मतलब ये होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेट्स जो है एक क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं साथ में मिले और कहे कि चलिए मिलकर एक देश बना लेते हैं, जिससे बोला जाएगा यूएसए। और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, हर स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन इंडिया के साथ ऐसा नहीं था, ठीक है। तो यूनियन ऑफ देम ऑफ ऑल बोला गया, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या हो रहा था, देखिए चौथा पॉइंट है कि वेयर इन द सेड टेरिटरीज, मतलब जितनी भी टेरिटरीज हैं, वेदर विद द प्रेजेंट बाउंड्रीज, जो उनकी प्रेजेंट बाउंड्रीज हैं, और विद सच अदर, और कुछ भी हो, वो डिटरमाइन की जाएंगी किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा की जाएंगी, ठीक है। तो मतलब बोला क्या जा रहा है कि जितनी भी एरियाज थे, जितने भी क्षेत्र थे, उनकी सीमाओं का जो क्या कहते हैं, जो उनकी बाउंड्रीज थी, उनका निर्धारण कौन करेगा, संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूटेंट। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के अकॉर्डिंग शैल पोजेस एंड रिटेन द सेम स्टेटस, ठीक है। किसके द्वारा किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा किया जाएगा, और जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के द्वारा किया जाएगा। इन दोनों के थ्रू क्या किया जाएगा, एरिया और जो टेरिटरी थी मतलब टेरिटरी या फिर एरिया जो है उसकी बाउंड्री को क्या कहते हैं निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। शैल पोजेस एंड रिटेन द स्टेटस ऑफ ऑटोनोमस यूनिट टुगेदर विद रेसिड्यूरी पावर, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि मतलब वो पोजेस करेंगे, शैल पोजेस द एंड रिटेन, और रिटेन करेंगे स्टेटस ऑफ ऑटोनोमस यूनिट, मतलब कि एक ऑटोनोमस कहते हैं यूनिट, वो कहते हैं रिटेन करेंगे टुगेदर विद द रेसिड्यूरी पावर, और रेसिड्यूरी पावर भी उनके हाथ में होगी, ठीक है। किसके हाथ में होगी, जो एरिया, जो टेरिटरी है, ठीक है, टेरिटरी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रही है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर रही है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके लॉ के थ्रू एरिया या फिर क्या कहते हैं बाउंड्री डिसाइड की जा रही है, वो पोजेस करेंगे, ठीक है। और उन एरिया को ऑटोनोमस यूनिट बोला जाएगा, और उनकी रेसिड्यूरी पावर उनके हाथ में होगी, ठीक, ओके। एंड द एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेम एंड एक्सेप्ट सच पावर एंड फंक्शन आर वेस्टेड इन द असाइंड द यूनियन, ठीक है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि ऐसी पावर, देखिए एक्सरसाइज ऑल पावर, जितनी भी पावर है जो फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी पावर उन ऑटोनोमस जितने भी रीजन थे उनको दे दिया जाएगा। लेकिन जो क्या कहते हैं यूनियन की पावर होगी ना, वो वेस्टेड होगी यूनियन में, जो मतलब कि जो एक्सेप्ट द सच पावर्स एंड फंक्शन एज आर वेस्टेड इन असाइन टू द यूनियन, जो यूनियन के पास पावर है वो उसके अकॉर्डिंग उस पर मतलब वो जो है वो पावर यूनियन के अंदर वेस्टेड होगी। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की पावर है, ठीक है, जो गवर्नमेंट फंक्शन करने की पावर है, वो सारी पावर उन ऑटोनोमस रीजन्स, उन ऑटोनोमस यूनिट्स को दे दी जाएगी, ठीक है। कह रहा है कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि जो भी एरिया होगा, ठीक है, जितने भी एरिया होंगे, टेरिटरीज बोल रहे हैं, जिनकी प्रेजेंट बाउंड्रीज जो हैं या फिर कुछ और भी बाउंड्रीज हैं, सब कौन डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी, और जो लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो डिसाइड करेगा, ठीक है, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा, ठीक, ओके। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है कि जितने भी, देखिए यहाँ तक लिखा है, देयर आफ्टर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी पोजेस एंड रिटेन, अच्छा ये तो हो गया आपका, ठीक है, एक मिनट, शैल बी पोजेस एंड रिटेन स्टेटस ऑफ ऑटोनोमस यूनिट। देखिए अब वो जो एरिया है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा और लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा डिसाइड हो रहा है, लेकिन ये ऑटोनोमस रहेंगे, ठीक है, ऑटोनोमस रहेंगे और एक्सरसाइज करेंगे ऑल द पावर्स ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, जितने भी पावर ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट होगी सब वो एक्सरसाइज करेंगे और उनको दे दी जाएगी ये पावर। लेकिन जो क्या कहते हैं जो पावर और फंक्शन गवर्नमेंट की क्या कहते हैं जो है, जो दूसरी पावर्स हैं, मतलब कि जो यूनियन के पास होती हैं, वो यूनियन के पास ही रहेंगी, ठीक है, लेकिन इनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की तरह एक तरह से बना दिया जाएगा और उस अपने इनके खुद के इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की पावर्स होंगी, ठीक है, ओके।
समझ में आया? चलिए चलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में, इसको मैं एक बार क्लियर कर दूंगा फिर से। ओके ओके, यहाँ पे क्या बात हो रही है? ऑल द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, सोवरेन हो चुका था, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। देखिए जितने भी कहते हैं अथॉरिटी हैं, ऑल द जितनी पावर है, अथॉरिटी है ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट एंड ऑर्गन गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। जनता ही सबका क्या कहते हैं निर्धारण करेगी। इसीलिए तो बोला जाता है कि जितने भी क्या कहते हैं रिपब्लिक है, जितने भी लोग चुन के आते हैं वो जनता के द्वारा चुन के आते हैं, ठीक है, चाहे हेड ऑफ द स्टेट भी क्यों ना हो, ठीक, वो कहते हैं इनडायरेक्टली होता है, लेकिन क्या कहते हैं पब्लिक का रोल होता है शुरुआत में जो लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सब बोला जाता है ना, इसीलिए बोला जाता है। तो जनता के हाथ में सारी पावर होती है, किसको हमको लीडर बनाना है, किसको नहीं बनाना है, ठीक। ओके, शैल बी गारंटीड एंड सिक्योर ऑल द पीपल इंडिया जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देखिए जब आप प्रीएम्बल पढ़ते हैं, प्रीएम्बल जब पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन होती है कि जो जस्टिस है कैसी होनी चाहिए, सोशली भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक भी होनी चाहिए, पॉलिटिकल भी होनी चाहिए, और इक्वलिटी ऑफ स्टेटस होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एंड बिफोर द लॉ फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन सब होना चाहिए, एसोसिएशन एंड एक्शन सब्जेक्ट ऑफ टू लॉ, पब्लिक मॉरलिटी, ठीक है। ये सब आपका प्रीएम्बल में दिया हुआ है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पास हुआ था उसके बाद प्रीएम्बल भी पास किया गया, ठीक है। लेकिन ये सब सारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया ना तो उसके बाद प्रीएम्बल बना था। ओके, अगला पॉइंट यह है कि एडिक्वेट सेफगार्ड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको एडिक्वेट सेफगार्ड दिया जाएगा, एंड द बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ में, बैकवर्ड को भी दिया जाएगा और ट्राइबल एरियाज़ एंड डिप्रेस्ड को भी दिया जाएगा, एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी दिया जाएगा, ठीक है। क्या दिया जाएगा? एडिक्वेट सेफगार्ड दिया जाएगा। जब आप पढ़ते हैं आर्टिकल 15 एंड 16, उसमें देखिए आपको क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट मिलेगा, कैसे कहते हैं रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, बर्थ, और क्या कहते हैं आपका प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी है। और 17 में देखिए अनटचेबिलिटी के बारे में दिया हुआ है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है, इसी में बता दे रहा है कि कैसे मतलब कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था कैसे क्या कहते हैं डिसाइड कर रहा था कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए प्रीएम्बल में, तरह से, ठीक है। वेयर बाई शैल मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक and its sovereign rights on land, sea and air according to justice and the law of civilized nation, ठीक है। मेंटेन करना है इंटीग्रिटी को ऑफ द टेरिटरी के, रिपब्लिक को मेंटेन करना है, इट्स सोवरेन राइट को मेंटेन करना है। कहाँ कहाँ मेंटेन करना है? लैंड पे भी करना है, सी पे भी करना है, एयर पे भी करना है। तो देखिएगा कभी पूछ लेगा कि कितनी जगह दिया है, तो तीनों जगह के लिए है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। अच्छा, This ancient land attains its great rightful and honored place in the world and makes it full willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind। ये यहाँ पर दिया है, ये क्या कहते हैं बोला गया कि ये एंशियंट लैंड जो है ना अपना क्या कहते हैं राइटफुल ऑनर्ड प्लेस है इन द वर्ल्ड, ठीक। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा, ये बोला गया यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब यही है, और मतलब कि वर्ल्ड पीस के लिए, मतलब विश्व शांति एवं मतलब कि मानव कल्याण के लिए, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड को बढ़ावा देने के लिए इस एंशियंट लैंड का क्या किया जाएगा? योगदान, मतलब योगदान निश्चित किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए लिखा हुआ है दिस एंशियंट लैंड अटेन्स द राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड मेक इट फुल एंड विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब योगदान, टू द वर्ल्ड पीस एंड द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। समझे? इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार दिया जाएगा, उसको उचित स्थान दिया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इसके योगदान को सुनिश्चित भी किया जाएगा, ठीक है। ये बोला गया था इस डिक्लेरेशन में। दिस रेजोल्यूशन वॉज unanimously passed
ठीक है, अडॉप्टेड बाई असेंबली, असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया। कब? 22 जनवरी 1947। अब पूछ लिया जाए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब क्या कहते हैं अडॉप्ट कर लिया गया था, बोला जाएगा 22 जनवरी 1947 को। इट इन्फ्लुएंस द इवेंचुअल शेपिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल इट्स सब्सिक्वेंट स्टेजेस। जितने भी क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब कि स्टेजेस थे, उसको उसके फीचर्स थे, उसको काफ़ी हद तक इसने क्या किया, प्रभावित किया। इट्स मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स ऑफ, मतलब कि इसका जो कहते हैं मॉडिफाइड वर्जन बना वो हमारा प्रीएम्बल बना। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल दिया हुआ है ना, इसका इसी का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही मॉडिफाइड वर्जन है। तो हमने अभी तक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ा, ठीक है। तो हमने क्या क्या जाना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास किया गया था इसके बारे में जाना। फिर उसके बाद देखा दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिक्लेयर्स फॉर्म एंड सोलमन रिजॉल्व द प्रोक्लेम इंडिया एज इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, ठीक है, यहाँ से ये जाना हम लोगों ने। फिर टेरिटरीज़ के बारे में जाना, ठीक। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो टेरिटरी है उसको कौन संभालता है, कौन उसको डिसाइड करता है कि टेरिटरी रहेगी, और उसको ऑटोनोमस रीजन बनाने के लिए उसका एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के हाथ में रहेगा। लेकिन यूनियन के पास जो पावर रहेगी उसकी उसी के पास रहेगी, ठीक है, यूनियन के पास ही रहेगी, ये भी बोला गया इसमें। प्रीएम्बल के बारे में हम लोगों ने देखा कि मतलब कि यहाँ पर देखा कि सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया है और उसकी जो पावर है पीपल के द्वारा डिसाइड होती है, ठीक है। और इसके बाद देखिए हमने जस्टिस के बारे में देखा, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में। फिर उसके बाद इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, इन सब के बारे में देखा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, थॉट एंड फेथ के बारे में देखा, ठीक। तो ये सब चीज़ें इसमें थी। और ये सब जो है ना मॉडिफाइड होके आपका प्रीएम्बल में चला जाएगा, ओके। अच्छा, उसके बाद देखिए सेफगार्ड करने के लिए बोला गया माइनॉरिटीज़ को, बैकवर्ड क्लासेस को, ट्राइबल एरियाज़ को, डिप्रेस क्लासेस को और अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी। फिर उसके बाद मेंटेन करने को बोला गया इंटीग्रिटी टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक, सोवरेन राइट्स ऑफ लैंड, एयर एंड सी के ऊपर, ठीक है, ये सब उन्होंने देखा। फिर उसके बाद देखा कि एशियन लैंड का जो क्या कहते हैं राइटफुल ऑनर प्लेस दिया जाएगा वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद विलिंग कंट्रीब्यूशन टू प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस में इसका क्या कहते हैं योगदान लिखा जाएगा, और क्या कहते हैं वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड किया जाएगा, ठीक। और इसके इस एशियन लैंड के प्लेसेस को एक क्या कहते हैं सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ल्ड इसके मतलब कि कंट्रीब्यूशन को सुनिश्चित किया जाएगा। और रेजोल्यूशन पास हुआ 22 अडॉप्ट कर दिया गया 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। और यही आपका मॉडिफाइड वर्जन, इसका जो मॉडिफाइड वर्जन बनेगा वो आपका प्रीएम्बल बनेगा। चलिए अब देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या क्या चेंजेस हुए 1947 में, ठीक है। ये देखिए हमने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पढ़ लिया था, ठीक है, लेकिन आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 क्या चेंजेस हुए। देखिए कुछ चेंजेस हुए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो फुली सोवरेन बॉडी बन चुकी थी, ठीक है, फुली सोवरेन। अब उस पर कोई क्या कहते हैं ये नहीं कर सकता था कि तुम मेरे ही अकॉर्डिंग काम करोगे, ठीक है, वो अपने आप से काम करती थी। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ परफॉर्म 2 टास्क। पहला काम था कॉन्स्टिट्यूशन को मेक करना था और दूसरा काम था प्रोविजनल लेजिस्लेचर बनाना था, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम था उसको दिया गया, इट वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रोविजनल लेजिस्लेचर के बारे में बात करते हैं, इट वॉज चेयर्ड बाय जीवी मावलंकर। इसीलिए बोला जाता है कि जीवी मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, याद रखिएगा। अच्छा, मुस्लिम लीग मेंबर फ्रॉम पाकिस्तान एरिया विड्रू फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 299 मेंबर, of which 229 member were from Indian provinces and 70 were from princely states, ओके। तो मतलब अब पाकिस्तान तो अलग हो चुका था ना, अब पाकिस्तान तो गया, अभी गया नहीं, मतलब इस यहाँ से विड्रू कर दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, क्योंकि 1947 इंडिपेंडेंस के बाद, हाँ इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान तो अपने एरिया में संभालेंगे, वो यहाँ के देखेंगे। तो 299 मेंबर में 229 मेंबर जो थे वो इंडियन प्रोविंसेस से थे और 70 जो थे प्रिंसली स्टेट से थे। बाद में 3 को छोड़ के 3 जो कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, बाकी सब इंडियन उसमें आ जाते हैं, यूनियन में आ जाते हैं। और इनको फिर क्या कहते हैं प्लेबिसाइट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड मिशन ऑपरेशन पोलो के हिसाब से इनको मिला लिया जाता है इंडियन यूनियन में, ओके।
अच्छा, अदर फंक्शन परफॉर्म क्या किए गए? इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ मई 1949, ठीक है, मई 1949 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ को क्या कहते हैं रेटिफाई किया मेंबरशिप के। फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अडॉप्टेड द नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, ठीक है। इट अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950, कौन सा है बताइए दोनों? इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 11 सेशन हुए, 2 साल 11 मंथ 18 दिन लगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैड गॉन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज़, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे ना, उन्होंने लगभग 60 कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको देखा था। एंड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंसिडर्ड फॉर 114 डेज, ठीक है। ऑन 24 January 1950, the Constituent Assembly held the final session. It, however, did not end and continued as a provisional parliament of India from 26 January 1950 till the formation of new assembly. और इलेक्शन कब होते हैं आपके? 51-52 में, ठीक है। तब तक के लिए क्या चल रही होती है? प्रोविजनल पार्लियामेंट चल रही होती है, ठीक। चलिए, ये समझ में आया आपको? कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके बारे में बात करते हैं। सेवरल कमिटीज़ वर कॉन्स्टिट्यूट टू परफॉर्म द वेरियस टास्क एसोसिएटेड विद फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, सम ऑफ द मेजर, माइनर एंड ड्राफ्ट कमिटी ऑल्सो, ठीक है। चलिए ये देखते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मतलब कि कमिटीज़ में देखिए डॉक्टर भीम अम्बेडकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। बात करते हैं कमिटीज़ बनी थी, उसमें सबसे पहले थी मेजर कमेटी, ठीक, मेजर कमेटी। इसमें जिस कमेटी में जो यूनियन पावर कमेटी थी वो जवाहरलाल नेहरू के हाथ में दी गई थी, वो प्रिसाइड कर रहे थे, वो प्रेसिडेंट थे इसके। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो मतलब पावर और कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिए, पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशन किसके हाथ में आ गया? जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आ गया, ठीक है। इस तरह से याद रखिए। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी किसके हाथ में थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। मतलब प्रोविजनल, पीसीसी आप बोल दीजिए, पीसीसी किसके हाथ में था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में। ड्राफ्टिंग कमेटी किसके हाथ में थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर के हाथ में थी। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया किसके हाथ में था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में था। और इसमें कुछ सब कमेटी हुआ करती थी, कौन कौन सी? देखिए, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़ और ट्राइबल, ये किसके हाथ में था? एडवाइजरी कमेटी थी ये थी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में थी। हाँ, तो जो फंडामेंटल राइट कमेटी थी, जो माइनॉरिटी की सब कमेटी थी, और ठीक है, ये किसके हाथ में थी? देखिए फंडामेंटल राइट, ये तो एडवाइजरी कमेटी थी ना, ये सब किसको एडवाइस करती थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को करती थी। तो फंडामेंटल राइट सब कमेटी किसके हाथ में थी? JB कृपलानी के हाथ में थी, याद रखिए। माइनॉरिटीज सब कमेटी HC मुखर्जी के हाथ में थी। HC मुखर्जी के बारे में मैंने आपको बताया भी था अभी कुछ देर पहले। क्या बने थे? वाइस प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड आसाम एक्सक्लूडेड द पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया ऑफ सब कमेटी किसके हाथ में थी? गोपीनाथ बारदोलई के हाथ में थी, ठीक है, गोपीनाथ बारदोलई। अच्छा, एक नॉर्थ वेस्ट भी करके था, फ्रंटियर था, वो हट गया था। क्यों हट गया था? देखिए वो पाकिस्तान में चला गया था, तो पाकिस्तान के हाथ, वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर था, तो इसलिए उसको हटा दिया गया। एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी किसके हाथ में थी? AV ठक्कर के हाथ में थी। मतलब जो एक्सक्लूडेड थे और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज थे वो किसके हाथ में थी? उसकी सब कमेटी किसके हाथ में थी? AV ठक्कर के हाथ में थी। और ये सारी जो कमेटी थी ना, ये सब आपकी एडवाइजरी कमेटी थी। और किसको एडवाइस करते थे? ये करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को एडवाइस करते थे। अच्छा, अगली कमेटी है रूल प्रोसीजर कमेटी। जो रूल बनाए और उसको प्रोसीजर बनाए उसकी कमेटी, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में थी, ठीक है। स्टेट्स कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, जो स्टेट के साथ नेगोशिएट करेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में थी। स्टीयरिंग कमेटी किसके हाथ में थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में थी, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में कौन कौन सी थी? जो रूल बनाए, प्रोसीजर बनाए, स्टीयरिंग कमेटी, और कौन सी थी? और कोई नहीं थी, यही दो थी।
जवाहरलाल नेहरू के हाथ में पहली बात तो पावर और कॉन्स्टिट्यूशन उनके हाथ में आ गया। दूसरी बात है स्टेट की कमेटी जो निगोशिएट करेंगी स्टेट के साथ वो भी उनके हाथ में था। पार्शियल अब और एडवाइजरी कमेटी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में। और एडवाइस किस किस मैटर पे किया जाता था उनको? फंडामेंटल राइट पे, माइनॉरिटीज़ पे, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ पे। तो अब फंडामेंटल राइट किसके हाथ में था? JB कृपलानी, ठीक, JB कृपलानी के हाथ में था, ठीक। माइनॉरिटी सब कमेटी HC मुखर्जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड द पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी किसके हाथ में थी? गोपीनाथ बारदोलई। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया किसके हाथ में था? AV ठक्कर के हाथ में था। तो ये लोग क्या करते थे? एडवाइस करते थे इस कमेटी, ठीक। रूल आपको मैंने बता दिया, रूल प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कमेटी नेगोशिएटिंग विद स्टेट JLN, और स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको मैंने इतनी बार क्यों बोला? ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग माइनर कमिटीज़ के बारे में। देखिए, कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो फंक्शन है उसकी जो कमेटी थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? GV महावलंकर साहब कर रहे थे। और GV महावलंकर क्या थे? फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे, ठीक, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी की बात करते हैं तो डॉक्टर KM मुंशी के हाथ में थी। हाउस कमेटी किसके हाथ में थी? B पट्टाभी सीतारमैया। अब ये पट्टाभी सीतारमैया का नाम आपको याद होना चाहिए, 1939 का केस याद होना चाहिए जिसमें सुभाष चंद्र बोस एक तरफ थे, जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने छोड़ा था, और गांधी जी ने किसका नाम रखा था? पट्टाभी सीतारमैया का नाम रखा था, ठीक है, प्रेसिडेंट पद के लिए, लेकिन वो बने नहीं। उसके बाद कौन बना? अबुल कलाम आज़ाद। एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, कौन थे इसके अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। स्पेशल कमेटी ऑन एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। स्पेशल कमेटी ऑन एग्जामिन द ड्राफ्ट, ऐसी कमेटी स्पेशल बनेगी जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन करेगी। और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है। उसको ये एग्जामिन करेगी। एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग जो बन रहा था वो कौन अध्यक्षता कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद। हाउस कमेटी B पट्टाभी सीतारमैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर KM मुंशी, ठीक है। कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, याद समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपका कहते हैं एक तरह से लोकसभा है, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट है, आप बोल दीजिए पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट बोल दीजिए, ठीक है। तो उसकी जो क्या कहते हैं फंक्शन को कौन क्या कहते हैं देख रहा है? तो GV महावलंकर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी कौन चेयर कर रहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक। कमेटी पब्लिश्ड फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन February 1948, पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का 1948 को। फिर सेकेंड ड्राफ्ट जो है क्या कहते हैं पब्लिश किया गया इनकॉर्पोरेटिंग द चेंजेस सजेस्ट बाय द पब्लिक इन अक्टूबर 1948, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्ट इनको तो चेयर कर रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, चेयरमैन थे। N गोपाल स्वामी अयंगर भी थे इसमें, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे, डॉक्टर KM मुंशी भी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह भी थे, N माधव राव थे। ये रिप्लेस किए थे BL मिट्टर को जो कि रिज़ाइन कर दिए गए थे ड्यू टू इल हेल्थ। और TT कृष्णामाचारी भी थे जो कि रिप्लेस किए थे DP खेतान को जो कि डाइड हो गए थे 1948 में, ठीक है। अब यहाँ से आप याद रखिए कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी N गोपाल स्वामी अय्यर आपको मैंने बताया था, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर अभी मैंने हम लोग डिस्कस किया है, क्या नाम है? अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। स्पेशल कमेटी ऑन एग्जामिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ओके। डॉक्टर KM मुंशी हाउस वाला था, वो तो पट्टाभी सीतारमैया थे। KM मुंशी क्या कर रहे थे? बिजनेस कमेटी को क्या कहते हैं अध्यक्षता कर रहे थे माइनर कमेटी में, ठीक। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह भी थे और N माधव राव, याद रखिएगा N माधव राव ये रिप्लेस किए थे BL मिट्टर को
जो कि इल हेल्थ की वजह से गए थे। टी कृष्णामाचारी इन्होंने रिप्लेस किया था डी खेतान को, जिनकी डेथ हो चुकी थी 1948 में। ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर्पस क्या था? टास्क टू प्रिपेयरिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज असाइन टू द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन 29 अगस्त 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक, अब बात करते हैं इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पहला ड्राफ्ट जो फाइनल ड्राफ्ट था, इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 4, 1948। नवंबर 4, 1948 को फर्स्ट रीडिंग हुई थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो फाइनल ड्राफ्ट दिया था इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के थ्रू, जो बना था कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी फर्स्ट रीडिंग 4 नवंबर 1948 को ही थी। और जनरल डिस्कशन कितने दिन तक हुआ था? 5 दिन तक, टिल नवंबर 9, 1948। सेकेंड रीडिंग कब हुई? क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक क्लॉज पढ़ा जा रहा था, कंसीडर किया जा रहा था उसको। स्टार्टेड ऑन नवंबर 15, 1948। 15 नवंबर 1948 को स्टार्ट हुआ। देखिए, 9 नवंबर को यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग खत्म हुई, 15 नवंबर को दूसरी रीडिंग स्टार्ट हो गई, और एंड कब हुआ? 17 अक्टूबर 1949 को एंड किया गया। मतलब समझिए 1 साल तक लगभग चला, समझ रहे हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज एज मैनी एज 7,653 अमेंडमेंट हुए, प्रपोज किए गए, जिसमें से नहीं, और 2,473 एक्चुअली डिस्कस इन द असेंबली, वो एक्चुअली में डिस्कस किए गए थे। ठीक, थर्ड रीडिंग कब हुई? ड्राफ्ट स्टार्टेड 14 नवंबर 1950 को स्टार्ट हुआ। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक मोशन को मूव किया, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई असेंबली बी पास्ड। द मोशन ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर एंड एज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को फाइनली हमारा क्या कहते हैं, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर पास हो जाता है एंड रिसीव द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर एंड द प्रेसिडेंट। जो शुरुआत में मैं आप लोग को दिखा रहा था सबके सिग्नेचर, उसमें प्रेसिडेंट की सिग्नेचर करना दिखाना भूल गया, वो भी दिखाना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो वही ड्राफ्ट पे साइन हो रहा था। आउट ऑफ 299 मेंबर्स ऑफ द असेंबली, ओनली 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट। वहाँ पे 284 प्रेजेंट थे ऑन दैट डे, उस दिन, एंड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया उन्होंने। इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ। ठीक, दिस ऑल्सो द डेट मेंशन इन द प्रीएम्बल एज। देखिए, प्रीएम्बल में ये डेट मेंशन है, जब प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो लास्ट में लिखा रहता है 26 जनवरी 1949 को हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949 कंटेन्ड अ प्रीएम्बल। एक प्रीएम्बल भी था, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल हुआ करते थे। 8 शेड्यूल हुआ करते थे। आज कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, याद रखिए। तो जब इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे? 395 और 8 शेड्यूल थे। पहला वाला क्या हुआ था? 1951 में आया था। कौन सा आया था? 9 शेड्यूल, लैंड रिफॉर्म्स के लिए। देखिए, प्रीएम्बल को वॉज इनैक्टेड आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनैक्टेड। जब सारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो गया ना, तब प्रीएम्बल को इनैक्ट किया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर, द देन लॉ मिनिस्टर, उस समय लॉ मिनिस्टर थे, piloted the draft constitution in the assembly. He took a very prominent part in the deliberation of the assembly. He was known as his logical, forceful and persuasive argument on the floor of the assembly. He recognized the father of the constitution of India. उनको बोला गया कि father of the constitution of India हैं, और उनको ये भी बोला गया कि चीफ आर्किटेक्ट हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उनको मॉडर्न मनु भी बोला गया। ओके, अब बात करते हैं इन्फोर्समेंट, कैसे इन्फोर्स किया गया कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, पहले तो स्टार्टिंग में जब क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग सिटीजनशिप इलेक्शंस प्रोविजनल पार्लियामेंट, जब प्रोविजनल पार्लियामेंट चल रही थी, टेम्प्रेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन चल रहा था, तब आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 80, 88, ये सब क्या कहते हैं फोर्स हो गए नवंबर 26, 1949 तक। अब ये आपको पता है कि 5वां जो है सिटीजनशिप से है, 9 भी सिटीजनशिप तक है। ठीक है, 5 से 11 तो सिटीजनशिप तक है ना। 324 आपका क्या बताता है? इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है। ठीक, इसी तरह सारे आपके क्या कहते हैं इन्फोर्स कर दिए गए।
कब तक? 26 जनवरी 1949 तक ही क्या कहते हैं पहले ही कर दिए गए। रिमेनिंग प्रोविजन थे जो मेजर पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के, केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950 को आए। दिस डे रिफर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डे ऑफ कमेंसमेंट, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है रिपब्लिक डे के रूप में। 26 जनवरी स्पेसिफिकली चूजन किया गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि देखिए 1929 में ना रावी नदी के किनारे क्या कहते हैं तिरंगा फहराया गया था और बोला गया था कि आज पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया जाएगा, और जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था, ठीक है, लाहौर में। और लाहौर सेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष भी रहे थे उस समय जवाहरलाल नेहरू। 1930, ठीक है, 26 जनवरी 1930, ठीक है। 1929 के लाहौर सेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपके क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी थे। ओके, इसीलिए इस दिन क्या कहते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स मिला दिया गया। विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो था ना, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विद ऑल इनएक्टमेंट अमेंडिंग और सप्लीमेंटिंग द लेटर एक्ट वर रिपील, सब रिपील कर दिए गए। एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जो थी एक्ट की 1949 वॉज अभी क्या कहते हैं कंटिन्यू रही, ठीक है। प्रिवी काउंसिल वही होती है जिसमें जैसे मान लीजिए जो हेड होता है स्टेट का, उसके कुछ क्या कहते हैं एक्स्ट्रा मेंबर होते हैं जो उसको सलाह देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक इश्यूज़ पे। तो प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन जो था वो क्या कहते हैं कंटिन्यूड रहा। अब बात कर लेते हैं क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। देखिए पहली बात तो नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी सिंस मेंबर वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, ये बोला गया क्योंकि देखिए मेंबर तो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, पीआरएसटीवी मोड पे आ रहे थे, है ना, पीआरएसटीवी मोड पे आ रहे थे, और इसी वजह से बोला गया कि कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। हालांकि सब इसमें सारे क्या कहते हैं समुदाय के लोग मौजूद थे, हिंदू मुस्लिम सिख सभी लोग थे, तब भी इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ठीक है। इट वॉज नॉट ए सोवरेन बॉडी नहीं थी, सिंस वॉज इस्टेब्लिश बेस्ड ऑन ब्रिटिश ऑर्डर के बेसिस पे इस्टेब्लिश की गई थी, ये बोला गया, ठीक है। क्योंकि देखिए साइमन कमीशन ने ही कहते हैं शुरुआत की थी इसकी, ठीक है। इट कंज्यूम अनड्यूली लॉन्ग टाइम टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कई लोगों ने बोला कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लिया इस क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने बनने में। इट वॉज डोमिनेटेड प्रीडोमिनेट बाय द कांग्रेस पार्टी के द्वारा डोमिनेट किया गया। इट वॉज डोमिनेटेड बाय लॉयर पॉलिटिशियन ऑफ ए ग्रेटर डिग्री, जो ग्रेटर डिग्री के लॉयर पॉलिटिशियन उसके द्वारा डोमिनेट किया गया। इट वॉज डोमिनेटेड बाय हिंदूज प्रीडोमिनेंटली, मतलब हिंदुओं के द्वारा ज़्यादा डोमिनेट किया जा रहा था, इसलिए इसका क्रिटिसिज्म यही सब क्रिटिसिज्म है इसके, ओके। चलिए अगला देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं, देख लेते हैं। देखिए जो एलिफेंट था ना उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल बनाया गया, सील बनाया गया। BN राव जो थे ना अपॉइंटेड हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र जिन्हें बोला जाता है। सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज HVR अयंगर थे, ठीक है, सेक्रेटरी बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली SN मुखर्जी वॉज द चीफ ड्रॉट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, SN मुखर्जी को चीफ ड्रॉट्समैन बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैलीग्राफर वॉज प्रेम बिहारी रायजादा, जिन्होंने अपने इटैलिक स्टाइल में लिखा है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन सच एज नंदलाल बोस, ब्योर, राम मनोहर सिन्हा ब्यूटिफाइड द एडॉन द ओरिजिनल फॉर्म, मतलब कि उसमें बहुत सारे देखिए आपको इंडियन स्वतंत्रता संग्राम के लोग कहते हैं और काफ़ी स्कल्पचर दिखेंगे आपको उसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल देखेंगे आप, ठीक है, दिल्ली में जाएंगे आपको दिखेगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ओरिजिनल प्रीएम्बल वॉज लिट ब्यूटिफाइड एंड अडॉर्न बाय ब्योर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। प्रेम बिहारी रायजादा ने ओरिजिनल प्रीएम्बल को लिखा था, ठीक है। ब्यूटीफाई किसने किया, एडॉन किसने किया, ब्योर राम मनोहर सिन्हा ने इनको ब्यूटीफाई किया। वसंत कृष्ण वैद्य कैलीग्राफ किए थे हिंदी ट्रांसलेशन, मतलब कि पहले तो इंग्लिश में लिखा जाता था, वसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी ट्रांसलेशन किया था, कैलीग्राफ किया था उसको ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को, विच नंदलाल बोस ने एग्जीक्यूटली एम्बेलिश किया और लाइटेड किया, मतलब उसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया और क्या किया, मतलब कि उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे उसमें डिज़ाइंस दिए, ठीक है, नंदलाल बोस ने। तो
ये हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, इस तरह से हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आज ख़त्म होता है। ये सेकंड लेक्चर था इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का, और आई थिंक मैंने काफ़ी हद तक समझाया है। अगर जो चीज़ ना समझ में आई उसको आप मुझे कमेंट कीजिए, जहाँ मुझसे गलती हुई हो आप मुझे बताइए, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा और उसको मैं सही करके उसका वीडियो बना दूँगा। ठीक है, अच्छा इसको देख लेते हैं। देखिए स्टडी ग्लोस लाया है। स्टडी ग्लोस पे आप क्या कहते हैं यूपीएससी की बहुत ही अफोर्डेबल तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छे कोर्सेज़ लाए हैं ये, जिसमें ये एनसीईआरटी की भी पूरे लेक्चर्स ले रहे हैं, एसएससी के लिए भी ये पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी के सारे कोर्सेज़ ये पढ़ा रहे हैं, और यूजीसी नेट और बैंकिंग के लिए भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं उसके लिए भी कोर्सेज़ हैं, हेल्थ के लिए भी कोर्सेज़ हैं, मेमोरी ट्रेनिंग जो आप कहते हैं याद नहीं होता तो आपकी मेमोरी ट्रेनिंग के लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज़ हैं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी कोर्सेज़ हैं, पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए। ठीक है, आपको क्या कहते हैं क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में और मेरे क्या कहते हैं कमेंट में मैं ऐप की लिंक को पोस्ट कर दूंगा, आप उस पर जाइए, आप क्या कहते हैं वहाँ से उनके कोर्सेज़ को देखिए, परचेज़ कीजिए, और क्या कहते हैं यूज़ कीजिए कोड अनुराग। ठीक है, अनुराग कोड यूज़ कीजिए, और उससे आपको क्या होगा ना कि 2500 से अगर ऊपर का आप क्या कहते हैं मटेरियल लेते हैं तो उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप 2500 से कम का क्या कहते हैं कोई कोर्स लेते हैं तो आपको उस पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यूज़ करें अनुराग कोड, और अगर कोई क्यूरी है तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। अगर कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप मुझसे पूछिए, कमेंट में पूछिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। इससे क्या कहते हैं लेक्चर बनाने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में, इसमें हम लोग बात करेंगे सेलियन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।